हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू वर्षाज अकेडमी। सीटेट एनसीईआरटी के एसएसटी की सीरीज़ में आपकी जो हिस्ट्री है क्लास 6th 7th 8th की वो कंप्लीट हो गई है। आज से ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे इसको जल्द से जल्द कंप्लीट कर दिया जाए, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो 7 जुलाई को है, ज़्यादा टाइम नहीं है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है क्लास 6th की ज्योग्राफी का, सौर मंडल में पृथ्वी। ठीक है, पहले हम 6th की कवर करेंगे, उसके बाद 7th की, फिर 8th की। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए। ओके, स्टार्ट करते हैं वीडियो। लिखा है, सूर्यास्त के बाद में आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में सबसे पहले 1 या 2 चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। अब आकाश में देखिए, जो तारे वगैरह हैं तो उनकी आप गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो आकाश में हीरे जड़े हों। ठीक है भाई, रात में जब आप आसमान को देखते हैं, आकाश को देखते हैं, तो क्या लगता है कि उसमें तारे और हीरे जड़े हों। ठीक है, इनमें कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, कुछ लगता है जिसकी लाइट रोशनी जो है वो बंद हो रही है और फिर से जल रही है ना। लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखोगे तो आप पाएंगे इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। जो आपने बहुत सारे तारे ऐसे भी देखे होंगे जो बिल्कुल स्थिर रहते हैं, स्थिर रहते हुए चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। ये अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में 1 बार देख सकते हैं। अब यहाँ पर ये वाली लाइन आ गई कि पूर्णिमा जो है वो कितने दिनों बाद आती है, तो ये क्या है, 1 महीने में 1 बार। ये पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। ठीक है, 15 दिन बाद आपकी जो पूर्णिमा से फिर कौन सी चालू हो जाती है रात, अमावस्या होने लगती है। ठीक है, ये नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। अवलोकन का मतलब हो गया यहाँ पर आसमान को अच्छे से देखना। क्या आपको इस बात का आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं यानी कि तारों को देख नहीं सकते। ऐसा इसीलिए क्योंकि सूर्य में अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम नहीं देख पाते। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि भाई तारे और चंद्रमा कहीं चले जाते हैं, वो वहीं रहते हैं, लेकिन सूर्य में इतना ज़्यादा प्रकाश होता है कि उनको हम उस समय सूर्य के प्रकाश में यानी कि दिन के समय में हम उनको देख नहीं सकते। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा ये सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, ये खगोलीय पिंड कहलाती हैं। ठीक है, अगर आप इन सबको एकत्रित करके देखें, जैसे सूर्य को सूर्य कहेंगे, चंद्रमा को चंद्रमा, तारों को तारे कहेंगे, लेकिन जब आप एक संपूर्ण की बात करेंगे तो उनको क्या कहते हैं, खगोलीय पिंड कहते हैं। ठीक है, जो रात के समय दिन के समय आसमान में दिखाई देते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ऐसा नहीं है कि सूर्य ही जो है, चंद्रमा ही है जो बड़े हैं, तारे भी बड़े होते हैं, लेकिन वो दूरी की वजह से हमको छोटे प्रतीत होते हैं। ठीक है, ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सूर्य तारा नहीं है, सूर्य भी क्या है, एक तारा ही है। अब देखिए, रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर सकते तथा ये अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। यही बात अभी हम कह रहे थे कि सूर्य ही बड़ा नहीं है और जो तारे हैं वो भी बड़े होते हैं, लेकिन उनकी दूरी की वजह से वो हमें छोटे दिखाई देते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। अब उसी हवाई जहाज को जब आप पास में देखेंगे तो वो बहुत बड़ा दिखाई देता है। ठीक है, रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, ये उत्तर दिशा में खड़ी है तो यहाँ पर क्या है, ये ध्रुव तारा है, ये संकेतक तारे हैं। मतलब जो संकेतक तारे, जैसे आप इसको सप्तऋषि भी बोलते हैं, ये 7 तारे होते हैं ना, ये जो बने हैं, ये सप्तऋषि भी इनको बोलते हैं। तो सप्तऋषि के जो ये 2 तारे हैं, इनसे बिल्कुल लाइन मिलाते हुए आपको ध्रुव तारा दिखाई देगा, वो यहाँ पर बताने की कोशिश की जा रही है। ओके, तो यहाँ पर थे हम कि ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। जो तारे एक समूह बनाकर किसी चीज़ की आकृति बनाते हैं, जैसे कि सप्तऋषि हो गया, कहीं पर आपने देखा होगा 3 लाइन हुए, कहीं पर आपने देखा होगा 7 नंबर बना हुआ है, तो ये क्या कहलाते हैं, नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। ठीक है, अर्सा मेजर तथा बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि।
सप्त यानी कि 7 ऋषि माने संत, ठीक है, जिनकी बात अभी हम कर रहे थे। ये 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। तो यहाँ पर ये लाइन भी याद रखने वाली बात है, जो सप्त ऋषि तारा मंडल है वो किसका भाग है? अर्सा मेजर का भाग है। ओके, चित्र 1 में आपने अभी देखा ही है। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों और नक्षत्र मंडलों के बारे में बताएं और दिखाएं। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। अब कबीले होते थे, वो रात में भी विचरण करते थे और दिन में भी आना जाना था उनका, तो वो अपनी दिशा की पहचान किससे करते थे? तारों से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, ध्रुव तारा भी कहा जाता है। मतलब जो ध्रुव तारा है उसको उत्तरी तारा भी कहा जाता है। ये आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। तो अभी आपने देखा इस चित्र में कि किस तरह सप्तऋषि की सहायता से हम ध्रुव तारे को देख सकते हैं। चित्र 1-1 में आपने देखा है कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए, काल्पनिक रेखा मतलब आप इमेजिन करिए कि हाँ भाई हम इसकी सीध में देख रहे हैं, ठीक है, उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो ये ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश में से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा में प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। समझ गए ना आप? जो ग्रह होते हैं उनको क्या कहते हैं? प्लेनेट कहते हैं इंग्लिश में, और ग्रीक भाषा में के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं भी एक ग्रह है। सूर्य क्या है? एक तारा है। पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है। ये अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। यानी कि जब अगर आप चंद्रमा पर होंगे और आप पृथ्वी को देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि पृथ्वी भी चमक रही है चंद्रमा की तरह, ठीक है। तो आपने ये समझ लिया कि पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है। सूर्य क्या है? एक तारा है। सूर्य पृथ्वी के बहुत नज़दीक है, जिसकी ऊष्मा, जिसकी ऊर्जा पृथ्वी को मिलती है। कुछ रोचक तथ्य ये देख लीजिए। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। अब याद रखिएगा, इन तीनों को याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि किसके चारों ओर छल्ले हैं? तो बृहस्पति, शनि और यूरेनस, ओनली 3 तरह के जो ग्रह हैं उनके चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी के इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजिए, यहाँ से पूरा ये आपको जब हम वो देंगे तब आप इसको अच्छे से समझ लेना। इसमें ग्रहों के बारे में बताएगी कि कौन कितने दिनों में चक्कर लगाता है, कैसे क्या काम करता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। अब आगे देखते हैं। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है, ठीक है। सूर्य एक तारा है, पृथ्वी एक ग्रह है, और चंद्रमा क्या है? उपग्रह। उपग्रह मतलब जो ग्रह का ग्रह होता है उसको उपग्रह कहते हैं। तो चंद्रमा किसका उपग्रह है? पृथ्वी का। ये हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं, ठीक है। जो ग्रह हैं उनके पास अपने अपने चंद्रमा हैं। अब ये देख लीजिए क्या लिखा है। पौराणिक रोमन कहानियों में सोल यानी कि सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसीलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है। तो यहाँ पर ये लाइन भी याद रखने वाली है कि सूर्य के परिवार को क्या कहा जाता है? सौर मंडल। सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को लिखें, ये एक अलग बात होगी। अब सौर मंडल, ये अभी आपने जो पहले एक पेज पर पूरा सूर्य का सौर मंडल देखा था, तो उसके बारे में यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो देख लीजिएगा। जब आपको ये PDF दी जाए तो आप उसको अच्छे से समझ लेना। तो सौर मंडल लिखिए। सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह और कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया कौन होता है? सूर्य होता है, ठीक है। अब सूर्य के बारे में देखते हैं। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य कहाँ स्थित है? वो सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। ये बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल एवं इससे सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के प्रकाश एवं ऊष्मा को एकमात्र स्रोत है। सूर्य क्या है? सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि सौर मंडल में आने वाले जितने भी नक्षत्र हैं, जितने भी ग्रह हैं, उपग्रह हैं, वो अपनी जो ऊष्मा है, जो अपनी रोशनी है, वो किससे लेते हैं? सूर्य से प्राप्त करते हैं। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते।
क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद ये हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितना? 15 किलोमीटर दूर। अब बात करते हैं ग्रह की। ग्रह देख लीजिए, हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार, मतलब सूर्य के सबसे पास कौन है? बुध है, उसके बाद शुक्र है, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ओके, तो इन सभी की जो स्थिति है वो आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन कैसे आता है कि पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच में है, तो आपको पता होना चाहिए कि सूर्य और मंगल के बीच में है। ठीक है, बृहस्पति किन दो ग्रहों के बीच में है, तो मंगल और शनि के बीच में है। तो इस तरह की जो स्थितियां हैं आपको ग्रहों की वो पता होनी चाहिए। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का आसान तरीका है माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नर्स। ठीक है, इसको अच्छे से इस लाइन को याद रखिएगा, वरना अगर आप ऐसे भी याद करना चाहेंगे कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, तो भी आपको याद हो जाएगा। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्त में फैले हुए हैं। ठीक है, दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। जो ये रास्ता है ये क्या कहलाती है? कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। ये यहाँ पर था ना, समय से सूर्य से दूरी के अनुसार, तो जो बुध है वो सबसे पास है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर का चक्कर, एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पास है तो ये चक्कर जल्दी लगा लेता है। तो यहाँ पर इसको कितने दिन लग रहे हैं? 88 डेज लग रहे हैं एक चक्कर लगाने में। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। तो यहाँ पर आपने ये भी जान लिया कि पृथ्वी की जो जुड़वा बहन है या जुड़वा ग्रह है उसको क्या कहा जाता है? शुक्र। ठीक है, अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में ये निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 UB 313 सिरस अब प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये ग्रह कौन से कहे जाते हैं? बौने ग्रह। अभी देखिए, रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है, यानी कि उसको अच्छा लगता है। खगोलीय पिंडों एवं उसकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। ये लाइन यहाँ पर याद रखने वाली बात है। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हुए हैं। ठीक है, तो इतना आप यहाँ पर समझ गए कि जो बुध ग्रह है वो कितने दिनों में अपना एक चक्कर लगाता है? 88 दिन में। तो ऐसे ही सभी ग्रहों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो कितने कितने दिनों में सूर्य का चक्कर लगाते हैं। बात करते हैं पृथ्वी की। तो सूर्य की दूरी के हिसाब से पृथ्वी कौन सा ग्रह है? तीसरा। क्यों? क्योंकि पहला कौन सा है? बुध है, फिर शुक्र आता है, उसके बाद आती है पृथ्वी। आकार में ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। तो आकार में भी आपको पता होना चाहिए और जो स्थिति के हिसाब से भी आपको पता होना चाहिए। तो सूर्य दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है, और अगर आकार की बात करें तो आकार के हिसाब से 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ये ध्रुवों के पास छोटी थोड़ी चपटी हुई है। ध्रुव मतलब कि अगर इस तरह से पृथ्वी को हम देखते हैं तो ये वाले जो इस एरिया है यहाँ से ये चपटी हुई है। आप पृथ्वी को बिल्कुल सर्कल नहीं मान सकते, वो थोड़ा सा इस तरह उसको आप लेकर चलिए। ठीक है, जैसे संतरा होता है, आप ये समझ लीजिए। ओके, यही कारण है कि इसका आकार भू आभ कहा जाता है। भू आभ का क्या अर्थ होता है? पृथ्वी के समान आकार। याद रखिएगा इसको। ठीक है, इसके आकार की वजह से इसको क्या कहा जाता है? भू आभ। भू आभ का मतलब है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। आप सभी जानते हैं कि पानी और वायु कितना ज़रूरी है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे कि ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसीलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, पृथ्वी के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको पता चली कि पृथ्वी दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है, आकार के हिसाब से 5वां ग्रह है। क्योंकि ये अपने ध्रुवों पर चपटी है इसीलिए इसको भू आभ कहा जाता है। भू आभ का अर्थ क्या है? पृथ्वी के समान आकार। ओके, पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं क्योंकि ये अंतरिक्ष से देखने पर नीली दिखाई देती है। और पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिसमें पानी जीवन संभव है, जिसमें वायु है, जीवन है, पानी है, और ये सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। इसमें ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पर अभी देखी।
ठीक है, प्रकाश की गति देख लेते हैं। तो प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये लाइन याद रखने वाली है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, 8 मिनट। ठीक है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लग रहा है, 8 मिनट लग रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं चंद्रमा। उससे पहले ये रोचक तथ्य भी देख लेते हैं कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। मालूम करो, तो ये मालूम आप ना करिएगा, बट ये जो लाइन दी गई है वो डेट याद रखिएगा आप लोग। अब बात करते हैं चंद्रमा की। अंतरिक्ष से लिया गया चंद्रमा का चित्र देख लीजिए। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। ठीक है, लाइन याद करने वाली यही है कि चंद्रमा का जो व्यास है वो पृथ्वी की तुलना में कितना है, तो आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी की तुलना में इसका जो व्यास है चंद्रमा का वो 1/4 है। ये इतना बड़ा इसीलिए प्रतीत होता है क्योंकि ये हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। ये हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अब उपग्रह क्या होते हैं वो भी देख लेते हैं। एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो खगोलीय पिंड क्या है, उपग्रह क्या होता है, एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी तरह चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह भी होते हैं, ये कृत्रिम पिंड है। इन्हें क्या करते हैं, वैज्ञानिक जो होते हैं वो बनाते हैं ब्रह्मांड की जानकारी प्राप्त करने के लिए। ओके, अब देखते हैं चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर लगभग कितने दिन में पूरा करता है, 27 दिन में। लगभग इतने ही समय में वे अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। यानी कि पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने का समय और अपने अक्ष पर यानी कि अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने का समय चंद्रमा का कैसा है, बराबर है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी में से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इसकी छाया को देखा जा सकता है। आपने देखा होगा चंद्रमा पर बहुत सारे निशान, आकृतियां जैसी दिखाई देती हैं, गड्ढे दिखाई देते हैं, तो वो किस वजह से है, क्योंकि वहाँ पर पर्वत, मैदान और गड्ढे हैं। ओके, अब बात करते हैं क्षुद्र ग्रह की। तो ये क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, क्योंकि सूर्य क्या है, केंद्र है। ठीक है, इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि क्षुद्र ग्रह जो है वो कहाँ पर पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा मंगल और बृहस्पति के बीच में। ओके, क्षुद्र ग्रह कहाँ पर पाए जाते हैं, मंगल और बृहस्पति के ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। तो इनको भी थोड़ा सा याद रखिएगा इस लाइन को। अब हम बात करते हैं उल्का पिंड की। तो उल्का पिंड क्या होते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। सूर्य के चारों ओर जो छोटे छोटे पत्थर हैं, टुकड़े हैं, वो जो चक्कर लगाते हैं उनको क्या कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं। उल्का पिंड आपने देखा है पृथ्वी पर गिरते भी हैं। ठीक है, कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस आपने देखा होगा ना टूटता हुआ तारा, है ना, तो वो तारा नहीं टूटता है, वो क्या होता है, उल्का पिंड होता है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं, फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। कुछ ऐसे तालाब भी हैं हमारी पृथ्वी पर जिनको कहा जाता है कि ये उल्का पिंड गिरने से बने हैं। ओके, तो ये जो तारे टूटते हैं वो मेनली तारे नहीं टूटते हैं, वो उल्का पिंड होते हैं जो पृथ्वी के पास से गुजर रहे होते हैं या पृथ्वी पर गिर रहे होते हैं। ओके, क्या आपने तारे वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? ये लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाश गंगा यानी कि मिल्की वे है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, मिल्की वे यानी कि आकाश गंगा। हमारा सौर मंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा था। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों एवं गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं।
ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करने में जुटे हैं। भाई ब्रह्मांड छोटा तो है नहीं, वो एक विशाल समूह है जहाँ तक जाना, जहाँ की जानकारी एकत्रित करना बहुत ही मुश्किल काम होता है, लेकिन फिर भी हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो लगे हुए हैं। ठीक है, इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, है ना। अब देखते हैं ये, जैसे कि ये आप हैं, फिर पृथ्वी, फिर सौरमंडल, फिर आकाशगंगा और फिर ब्रह्मांड। समझ गए, ब्रह्मांड में एक आकाशगंगा है, आकाशगंगा में सौरमंडल है, सौरमंडल में पृथ्वी है जिसमें आप और हम सभी हैं। तो यहाँ पर आपका ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। इसकी एक्सरसाइज जो है वो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि हमने बताया कि जो एक्सरसाइज है उनसे क्वेश्चंस डायरेक्ट बनते हैं, तो ये आप लोग ज़रूर करिएगा। एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। क्लास 6 की हिस्ट्री और 7 की हिस्ट्री हमने जो टेलीग्राम चैनल है उस पर प्रोवाइड करा दी है। क्लास 8 की हिस्ट्री की PDF आज हम प्रोवाइड करा देंगे। आप लोग टेलीग्राम से भी जुड़िए एंड अपना कोई भी डाउट है उसको ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है CTET को क्वालिफाई करने में या किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप लोग ज़रूर पूछिएगा। एंड चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।